नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने पंचायत राज में 243 ज यानी कि एच इसके बारे में चर्चा कर ली थी और इसमें लोकल बॉडीज को जो टैक्स लगाने का जो पावर दिया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लिखा हुआ ना इसमें, पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा कर लगाने या अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ, उनका खुद का फंड भी बनाया जा सकता है ना, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब आर्टिकल जो पढ़ेंगे हम 243 आई। एक विद्यार्थियों आर्टिकल और आता है 243 वाई। कौन सा आता है? वाई। तो 243 आई में तो पंचायती राज के लिए, इसके लिए पंचायती राज के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और 243 वाई में नगर निकाय या नगर पालिका कह सकते हैं हम, लेकिन इस यहाँ पे जो नगर पालिका बोल रहा हूँ इसका मतलब तीनों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका खुद। तो यह अर्बन बॉडी कह सकते हैं हम इसको। तो अर्बन बॉडीज के लिए जो वित्त आयोग है उसका उल्लेख तो 243 वाई में मिलता है, और पंचायती राज के लिए जो वित्त आयोग है उसका उल्लेख किसमें मिलता है? 243 आई में मिलता है। तो आई और वाई ऐसे याद रखना है। वित्त आयोग किसमें? आई और वाई, यानी राज्य का वित्त आयोग का उल्लेख किसमें मिलता है? आई और वाई में। 243 आई और वाई, ठीक है। तो आप लोग लिखो इसमें, एक काम करो, ये फैक्ट लिख लो, मतलब ये लाइन लिख लो, ठीक है। मैं तुम्हें लिखा दूंगा इसमें राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। केंद्र का वित्त आयोग अलग होता है ना, और राज्यों का वित्त आयोग अलग है। पंचायत राज संस्थाओं के लिए वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। अब देखो, जब हम अर्बन बॉडी पढ़ेंगे ना तब भी इसके बारे में लिखेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें टोटल, काफ़ी सारे आयोग पढ़ते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें किसका नाम आता है? वित्त आयोग का नाम आता है। तो अलग से भी इसको मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो अभी तो केवल इसका नाम नाम लिख लो, आप लिख लिया ना। अब देखो, पंचायती राज के लिए वित्त आयोग होगा, इसका प्रावधान पहले नहीं था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया पंचायती राज के लिए। और नगर निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया। लिखिएगा, नोट नोट लिखो। 243 वाई में भी, 243 वाई में भी राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। 243 वाई में भी राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जाए, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन से दो आर्टिकलों में मिलता है विद्यार्थियों? 243 आई और वाई। अब जो आई की बात कर रहे हैं हम, इसमें तो पंचायती राज के लिए वित्त आयोग, और इसमें 243 वाई में नगर पालिका या नगर निकायों के लिए वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लिखिएगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल, अब मैं आई के बारे में लिखा रहा हूं सारी बातें, है ना। संबंधित राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, हाँ, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? हैं? 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते जाना था। लिखिएगा, राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन 1992 के लागू होने से 1 वर्ष के भीतर भीतर, 1 वर्ष के भीतर भीतर ऑब्लिक यथा शीघ्र, बाई चांस 1 वर्ष का समय ज्यादा भी लग जाए, है ना, यथा शीघ्र ऑब्लिक तत्पश्चात
मतलब 73वां संविधान संशोधन लागू होगा पहले, कुल मिला के बात ये, उसके बाद ही क्या बनेगा, राज्य वित्त आयोग बनेगा। ठीक है। तत्पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति, 5 वर्ष की समाप्ति के लिए या समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। अब देखो बहुत सरल शब्दों में समझा देता हूं। 243I और Y दोनों राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करता है, और इस राज्य वित्त आयोग का जो गठन है विद्यार्थियों, वो संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। राज्यपाल को ये जो पावर है, संवैधानिक पावर मिला हुआ विद्यार्थियों, ऐसी संवैधानिक शक्ति है राज्यपाल की। कौन सा आर्टिकल देता है हमें? आई और वाई देता है। वाई तो किसके लिए देता है? नगर निकायों के लिए। और आई किसके लिए देता है? पंचायत राज के लिए देता है। ओके, लेकिन कब से ये इसको मतलब लागू करेगा विद्यार्थियों? तो ये जब 73वां संविधान संशोधन लागू हो जाएगा उसके 1 साल के भीतर भीतर, और उसके बाद में कितने साल के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 5 साल के लिए। 5 साल जैसे समाप्त होते हैं फिर किसका किया जाएगा? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा वापस। ये नहीं कि एक बार गठन कर दिया तो वो परमानेंट चलता रहेगा, हर 5 साल बाद में नया वित्त आयोग आता है। तो एक बार जो वित्त आयोग का गठन होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। देखिएगा, अतः एक वित्त आयोग का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब देखो, आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में ना जाएं, आप, मैं एक बहुत सरल शब्दों में समझा देता हूं। हमारे केंद्र स्तर पे भी वित्त आयोग होता है। इस स्तर पर, केंद्र स्तर पर वित्त आयोग होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है। कौन सा अनुच्छेद मिलता है? अनुच्छेद 280 में। इसका काम क्या है? इसका काम है तो केंद्र को कितना पैसा मिलेगा और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को कितना पैसा मिलेगा। मतलब केंद्र के वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों में धन का बंटवारा करना। माना कि 100 रुपए आए, केंद्र के पास कितना है? 100 रुपए आए, तो उसमें से केंद्र सरकार को कितने मिलेंगे और राज्य सरकार को कितने मिलेंगे, वो सिफारिश करेगा कौन? केंद्र का वित्त आयोग करेगा। और केंद्र का वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 280 में। इसी प्रकार जो राज्य का वित्त आयोग होता है, इसका अलग अलग राज्यों का वित्त आयोग खुद का होता है, अलग अलग राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है विद्यार्थियों, वो अनुच्छेद 243 I में मिलता है, और एक किस में मिलता है? 243 Y में मिलता है। ठीक है। अब इसका काम क्या साहब? इसका काम दो है। किसी राज्य के पास पैसा आया, माना कि राजस्थान के पास 100 रुपए है। कितने? 100 रुपए। इसमें ग्रामीण क्षेत्र यानी कि पंचायती राज को कितना मिलेगा और नगर निकायों को कितना मिलेगा, इस बात की सिफारिश करता है कौन? राज्य का वित्त आयोग। मोटा मोटा काम तो ये होता है, समझ गए? तो राज्य वित्त आयोग का काम पंचायती राज और नगर निकायों में धन का बंटवारा करना, बंटवारे की सिफारिश करना। और केंद्र का वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा करना, उसकी सिफारिश करना। ठीक है, लिखिएगा। राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य, राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना तथा राज्य की संचित निधि में से, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता, ब्रैकेट में अनुदान देने की सिफारिश करना। इसके अलावा
विद्यार्थी कौन से टैक्स अर्बन बॉडी लगाएगी, कौन से टैक्स पंचायती राज लगाएगी, वो सारी चीजें की सिफारिश भी कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग ही करेगा, ध्यान रखना। देखिएगा, राज्य वित्त आयोग ही करों का बंटवारा, टैक्स होता है ना, टैक्स, करों का बंटवारा करता है। देखिएगा, राज्य वित्त आयोग राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य, राज्य वित्त आयोग राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों, वो वित्त से रिलेटेड ही होते हैं लेकिन, है ना, अन्य कार्यों को भी करता है। अब देखिए, ये जो राज्य का वित्त आयोग होता है, इसकी संरचना कैसी होगी, इसका कौन अध्यक्ष होगा, कौन इसके सदस्य होंगे, ये सारा डिसाइड कौन करता है, संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। विद्यार्थी कौन करता है, संबंधित राज्य का विधानमंडल। लिखिएगा, राज्य वित्त आयोग की संरचना, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता, योग्यता लिख लिया, चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। क्या, राज्यपाल बोल दिया था मैंने, संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है, सॉरी, राज्यपाल गलती से बोल, संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। इनकी संरचना क्या होगी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी संरचना क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, उनके संबंधित नियम कौन बनाएगा विद्यार्थियों, संबंधित राज्य का विधानमंडल ही तो बनाएगा। नियम कानून बनाने का काम किसका है, इसका ही तो है। फिर हाँ, नियुक्ति वही करता है, लेकिन ये कर रखा डिसाइड किसने, पहले विधानमंडल ने कानून बनाया है, फिर कानून बना के फिर उसने कहा भाई ये नियुक्त करेगा उसको, मतलब सारा पावर किसको दिया है, विधानमंडल को दिया है। जब तो आपको लिखा है ना, हर 5 साल बाद में राज्यपाल क्या करता है, इनकी नियुक्ति करता है, नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि राज्यपाल को जो पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दिया है, लेकिन और नियम कानून जो बनाए वो किसने बनाए, विधानमंडल ने बनाए। क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि उसके जो एक सिलेक्शन कमेटी बनती है उसमें कौन कौन सदस्य शामिल होंगे कौन नहीं होंगे, वो सारा डिसाइड कौन करता है, संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। ठीक है, एक नोट डाल लो विद्यार्थियों आप। राज्य वित्त आयोग का प्रत्यक्ष से अध्ययन करें, इसका राज्य वित्त आयोग का प्रत्यक्ष से अध्ययन करें, मतलब जब भी आप 243Y पढ़ें या आई पढ़ें तो राज्य वित्त आयोग जरूर पढ़ना। तो अलग से पढ़ाऊंगा मैं, पूरा टॉपिक चलेगा या ना। ठीक है, इसमें इतना ही लिखना आपको। तो 243 आई अपना कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। अब लिखो विद्यार्थियों, 243 आई के बाद में क्या आता है, ये ये कितने नंबर पे आता है, 10 पे आता है विद्यार्थी, पे आता है 10 पे। रीजनिंग पढ़ाते होंगे ना आपको, टू 243 पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की सम परीक्षा।
मतलब कुल मिला के बात यह है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं की भी ऑडिट की जा सकती है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ऑडिट तो जानते हो ना भाई, आपने जो खर्च किया है वो सही जगह उस पैसे को लगाया है नहीं लगाया, कोई गलत उसमें करप्शन वगैरह तो नहीं हुआ, उसकी जांच की जाती है, सम परीक्षा। तो ऐसी ये लैंग्वेज लिख लो, पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की सम परीक्षा। लिख लिया सभी बच्चों ने? देखिएगा, संबंधित राज्य का विधानमंडल संबंधित राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर विधि बनाकर पंचायती राज संस्थानों विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं के सामाजिक सामाजिक काट लो, पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं का अंकेक्षण के लिए प्रावधान कर सकती है या सकेगी। कुल मिला के बात यह है कि अगर पंचायत राज संस्थाओं के जो लेखा है, जो अकाउंट है उनके, उनकी अगर जांच करनी है तो उनसे संबंधित संबंधित राज्य का विधानमंडल पहले क्या बनाएगा, कानून बनाएगा कि भाई इनकी जांच कौन करेगा। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो विद्यार्थियों, 243 के बात करता है जो निर्वाचन आयोग होता है ना, राज्य का निर्वाचन आयोग। हाँ चेतना, राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? यह क, क्या बोलेंगे इसको? यह क बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? यह क। तो ये तो हो गया नगर निकाय के लिए नगर निकाय। नगर निकाय का मतलब ग्राम, ये सॉरी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका वगैरह। 243 के में आ गया पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब जैसे सरपंच, सॉरी, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, ये सब। तो आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग का नाम सुना आपने? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है विद्यार्थी। क्या है? संवैधानिक संस्था है। ये दो स्तर पे काम करता है। एक तो केंद्र स्तर पे काम करता है, इस स्तर पर। एक राज्य स्तर पे काम करता है, इस स्तर पे काम करता है, राज्य स्तर। केंद्र स्तर की बात करें विद्यार्थियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है विद्यार्थियों, जो हमारी संसद है में जो लोकसभा के सदस्यों के चुनाव कराना हो, राज्यसभा के चुनाव करवाना हो, या राष्ट्रपति का चुनाव कराना हो, या उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना हो। इसके अलावा विधानमंडल कहाँ होता है विद्यार्थियों? राज्यों। विधानमंडल के चुनाव भी केंद्र का चुनाव आयोग ही करवाता है। और केंद्र का चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है भाग 15 आर्टिकल 324 में मिलता है, 324 में। वहीं अगर राज्य का निर्वाचन आयोग की बात करें हम, तो राज्य का निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243 के और 243 जेड ए में मिलता है, यानी कि भाग 9 में मिलता है भाग भाग 9 में। आर्टिकल 2 आते हैं इसमें, 243 के और 243 जेड ए, ठीक है। अब इसका ये किसके चुनाव करवाएगा? तो ये कराएगा विद्यार्थी, एक तो पंचायत राज के चुनाव। किसके कराएगा? पंचायती राज के चुनाव करवाता है। और एक नगर निकायों के चुनाव। पंचायती राज में चाहे सरपंच के चुनाव की बात आए, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत स्तर के, ठीक है। ग्राम पंचायत स्तर के जो चुनाव होता है, चाहे वार्ड पंच
जो गांव में चुनते हैं ना, वार्ड पंच होता है उसका, चाहे सरपंच का, सबका चुनाव कौन कराता है? राज्य का वित्त आयोग करवाता है। और पंचायत समिति के भी यही कराता है। पंचायत समिति जिसमें प्रधान वगैरह चुनते हैं ना हम, के। और जिला परिषद के भी चुनाव कौन कराता है? यही कराता है। और इन सब के जो चुनाव कराता है इसका उल्लेख किस में मिलता है? 243 ZA में मिलता है। और हम पढ़ रहे हैं 243 K, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। तो इसमें 243K में मिलता है इनका। किस मिलता है? 243 K। और 243 ZA में मिलता है नगर निकायों का। इसमें चाहे वो नगर निगम के चुनाव करवाए, किसके? नगर निगम के। और इसमें कराएगा किसके? नगर परिषद के चुनाव करवाए, चाहे नगर पालिका के कराए, कराए नगर पालिका। बात एक ही। वापिस आ जाओ अपने आर्टिकल पे। क्या लिखा आपने? केवल ये लाइन लिखी थी कि इसमें लिखिएगा, पंचायती राज संस्थानों का, पंचायती राज संस्थानों के लिए कराए जाने वाले, पंचायती राज संस्थानों के, ये लाइन तो लिख ली थी ना आपने सबने? नहीं लिखी थी क्या? पंचायती राज संस्थानों के लिए कराए जाने वाले सभी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट, निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट को क्या बोलते हैं? मतदाता सूची बोलते हैं ना? वोटर लिस्ट लिख लो आप तो। चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने, वोटर लिस्ट तैयार करने, कॉमा, सभी चुनावों का अधीक्षण करने, वोटर लिस्ट तैयार करने और सभी चुनाव का अधीक्षण करने, सुपरविजन। अधीक्षण का मतलब क्या होता है? सुपरविजन, कॉमा, निर्देशन, डायरेक्शन भी देते हैं ना नीचे कर्मचारियों, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, सॉरी, निर्वाचन आयोग होगा। देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख, या ऐसे लिखो, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 243K और 243ZA, 243ZA में मिलता है। लिख लिया? तो देखो, दो शब्द, दो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। एक तो आई और एक के। आई तो क्या है? राज्य वित्त आयोग की बात करता है पंचायत राज के लिए। और पंचायत राज के लिए चुनाव आयोग की बात कौन सा करता है? के करता है। और ना केवल के करता है, अगर हम अर्बन बॉडीज की भी देख लें तो अर्बन बॉडीज के लिए कौन सा करता है यहाँ पे? ZA। और वहां पर कौन सा कर रहा था? वाई कर रहा था विद्या। नोट डाल लो आप तो। अधिक जानकारी के लिए क्या पढ़े? राज्य निर्वाचन आयोग पढ़े। मतलब अलग से आपको राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ना तो ही आपका 243 के होगा, नहीं तो नहीं होगा कंप्लीट। राज्य वित्त आयोग का अध्ययन करें, राज्य निर्वाचन आयोग का अध्ययन करें।
आजकल डाल लिख लिया, एक नोट डालो। पंचायत राज के चुनाव कब हुए थे लास्ट बार? हुए कब थे? 2020 के आसपास हुए थे। कब हुए थे? 2020 के आसपास हुए थे। अभी तो थोड़ा लफड़ा चल रहा है, पता नहीं हो जाने चाहिए, वैसे तो अप्रैल के आसपास बता रहे हैं। लिखिएगा 2020 तक 11 बार पंचायत राज संस्थानों का चुनाव करवाया गया। कितनी बार? 11 बार। कितनी बार हो गए विद्यार्थी अब तक? 11 बार हो गए। देखिएगा, राजस्थान में पंचायती राज का पहली बार चुनाव 1960 में हुए। राजस्थान पहली बार कब हुए थे पंचायत राज के चुनाव? 1960 में। क्योंकि आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत होगी थी ना। पंचायत राज के पहली बार चुनाव 1960 में होते हैं। देख लिया? देखो 1960 से लेकर 1995 तक 5 बार चुनाव हुए। कितनी बार? 5 बार चुनाव हुए, जो कि पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए गए थे। किसके द्वारा? पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए गए थे। लेकिन 1995 से 2020 तक 1995 से 2020 तक कितनी बार चुनाव हुए राजस्थान? 6 बार। लेकिन 1995 से 2020 तक राजस्थान में 6 बार चुनाव हुए। पंचायत राज के कितनी बार चुनाव हुए? 6 बार, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया गया। देख लिया? 5 बार तो पहले हो गए विद्यार्थियों, और 6 बार बाद में हो गए। टोटल कितने हो गए? 11 बार हो गए। शुरुआत से लेकर अब तक देखे विद्यार्थियों, तो कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 11 बार चुनाव हो चुके हैं, 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूँ मैं। अब अगले होंगे तो आप देख लेना कौन से नंबर के होंगे। 12 नंबर के होंगे, और 12 नंबर के होंगे साथ में उसमें ऐड कर लेना आप। ये जो 6 की जगह कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कौन कराएगा? 7 राज्य का निर्वाचन आयोग ही करवाएगा, ध्यान रखना। अब देखो, राज्य का निर्वाचन जो आयोग है विद्यार्थियों, इसकी स्थापना होती है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1992 का, और 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 का ही है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल को 1993 को, और ये 74वां हाँ जून 1994 को। तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है विद्यार्थियों, इसका गठन हुआ था 1994 में। कब हुआ था? देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जून 1994 में हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जून 1994 में हुआ था। ब्रैकेट में 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 के लागू होने के बाद, है ना, के लागू होने के बाद जिसने अपना कार्य प्रारंभ
जुलाई 1994 में किया था। क्या था? जुलाई 1994 में किया। 94 में गठन हो जाता है जून में तो, और जुलाई में क्या कर लेता है, अपना कार्य प्रारंभ कर देता है राज्य का निर्वाचन। अगर पंचायती राज की बात आए तो 74वां संविधान संशोधन को भी मत लाना, क्योंकि 74वां संविधान का संबंध किससे है? नगर निकाय से। और 73वां किससे है? पंचायत राज से। लिख लिया? अगला आर्टिकल लिखो भैया। 243 ठ एल। यूटी। लिखो, पंचायती राज संबंधी प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र में लागू होंगे। लिखिएगा। भाग 9 भाग 9 ब्रैकेट में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, भाग 9 ब्रैकेट में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। कहां पर लागू होंगे विद्यार्थियों? केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। और इसी केंद्र शासित प्रदेश में इस प्रकार प्रभावी होंगे। इसी केंद्र शासित प्रदेश में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देशन, कि राज्यपाल के प्रति निर्देशन अनुच्छेद 239 239 के अधीन, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के प्रति, लैंग्वेज भूल जाओगे, लिखते रहो हाथों हाथ, भूल गए क्या लिखा है? निर्देशन अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के प्रति निर्देश हो, कौमा किसी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जिसमें विधानसभा है, लिख लिया? उस विधानसभा के क्या लिखा है? उस विधानसभा के प्रति निर्देश हो। अब मैं बताता हूं आपको, न्याय तुम्हारे समझ में लैंग्वेज
बिल्कुल समझ नहीं आएगी, मुझे पता है। वो लाइन जरूर समझ में आ गई होगी आपके। पंचायती राज संबंधी प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे, ये बात। अब मैं बताता हूँ बहुत सरल शब्दों में। आपको पता है हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने अभी वर्तमान में देखे तो 8। और इन केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 239 है। 239 पढ़ा दिया ना मैंने आपको, 239 पढ़ाया विद्यार्थियों। अब 8 में देखें तो किसी जगह तो उपराज्यपाल कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं? चाहो तो आपने जो राज्यपाल शब्द लिखा है ना, उसकी जगह वो उपराज्यपाल भी कर सकते हो आप। तो देखो, उपराज्यपाल किसी जगह होता है प्रशासक, मतलब किसी केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासन का जो हेड होता है उसको हम कई जगह तो प्रशासक कहते हैं और कई जगह क्या कहते हैं उसको? उपराज्यपाल। ठीक है। और कई कई केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, जैसे दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, पुडुचेरी में है, लेकिन बाकी में नहीं है। तो जहाँ केवल प्रशासक है वो प्रशासक के प्रति इसके निर्देश दिए गए, जहाँ उपराज्यपाल है उपराज्यपाल को दिए गए, और जहाँ विधानमंडल है विधानमंडल को डायरेक्शन दिए गए हैं इस आर्टिकल के तहत। और ये कहा गया है कि भाई ये जो पंचायती राज के नियम हैं ये आपके क्षेत्र, मतलब संवैधानिक प्रावधान है, ये आपके क्षेत्र में भी लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि आप तो यूटी है तो आपके यहाँ पर लागू नहीं होंगे, लेकिन जैसे दिल्ली का जो एनसीआर वाला पार्ट है विद्यार्थियों, तो उसमें ये लागू नहीं होते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें लागू नहीं करना है तो फिर राष्ट्रपति एक अलग से डायरेक्शन जारी करेगा, अधिसूचना जारी करेगा, गजट नोटिफिकेशन निकालेगा और निकाल के ये कहेगा भाई इस क्षेत्रों में लागू नहीं, बाकी में लागू रहेंगे। समझ गए? नोट डालो। परंतु परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना के द्वारा नोटिफिकेशन निकालेगा विद्यार्थी, लोक अधिसूचना के द्वारा ये निर्देश दे सकता है कि, ये निर्देश दे सकता है कि भाग 9 के प्रावधान किसी केंद्र शासित प्रदेश में किसी केंद्र शासित प्रदेश में पब्लिक केंद्र शासित प्रदेश के किसी भाग में लागू नहीं होंगे। बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें आप कि भाई जो पंचायती राज का प्रावधान है वो राज्यों के लिए तो कर ही रखा है, 73वां 74वां संविधान में प्रावधान कर रखा है राज्यों के लिए। क्या केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होंगे? बिल्कुल लागू होंगे, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। केंद्र शासित प्रदेश का वह क्षेत्र या ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई इस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज के नियम लागू नहीं होंगे, या फिर कोई केंद्र शासित प्रदेश के इसके इतनी प्रतिशत या इस क्षेत्र में पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में कौन से क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, तो वो डिसाइड करेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो किसी क्षेत्र में लागू करवा सकता है, चाहे तो नहीं करवा सकता। और राष्ट्रपति अगर अलग से लोक अधिसूचना नहीं निकालता तो पूरे में लागू माने जाएंगे, मान के चलो। ठीक है, अब तो समझिए। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित पूरा पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है। अगला आर्टिकल देखो विद्यार्थी, एल के बाद में क्या आया? एम, पंचायती राज संबंधी प्रावधानों का कुछ कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। मतलब जो पंचायती राज संबंधी प्रावधान कर रखे हैं 73वां संविधान संशोधन के तहत या भाग 9 में जो प्रावधान कर रखे हैं वो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। कतिपय का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? कुछ। देखिएगा, पंचायती राज संबंधी प्रावधानों का कुछ या ब्रैकेट में कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। ठीक है विद्यार्थियों? देखो, अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखें विद्यार्थियों, माना कि हमने एक आर्टिकल से पढ़ना चालू किया। टोटल कितने हैं? 395 पढ़ेंगे हम। कितने पढ़ेंगे? 395। तो आर्टिकल 1 से पढ़ना चालू किया, 1 2 3 4 5 हो गया, लास्ट 243 तक पहुंच गया अभी तक। यानी कि हम 244 में नहीं पहुंचे अभी तक। 244 लिखा है कि मैंने आज तक? अभी तक नहीं लिखा है ना विद्यार्थियों। तो 244 में पढ़ाऊंगा बाद में आपको, अगला जो भाग आएगा उसमें।
तो अगर बात करें हम कि इसके कुछ प्रावधान है वो जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होते। किस पे लागू नहीं होते? जनजातीय क्षेत्र। इससे जस्ट पहले वाला जो हमने पढ़ा है वो यूटी के लिए पढ़ा है, जनजातीय क्षेत्र के लिए नहीं पढ़ा। किसके लिए पढ़ा है? यूटी के लिए। और इसके कुछ ऐसे, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें पंचायत राज कानून लागू नहीं होते, या जो ये हमने 73वां संविधान संशोधन किया है ये लागू नहीं होता है। तो लिखिएगा इस भाग, भाग बोले तो भाग 9, इस भाग, ब्रैकेट में 9 लिख लो तुम तो, भाग 9 पंचायती राज। कि कोई बात, कोई बात का मतलब प्रावधान है ना, कि कोई बात अनुच्छेद 244 क्लोज 1, 244, अभी तक मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ाया आपको, 244 क्लोज 1 में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र तथा 244 क्लोज 2 में उल्लेखित जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। कहने का मतलब यह विद्यार्थियों कि भारत का कोई ऐसा क्षेत्र जिसको रिजर्व कर रखा है, क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है, उस क्षेत्र में ये पंचायत राज के जो उपबंध है, प्रावधान है, वो लागू नहीं होंगे। जैसे जो और कई जनजातीय क्षेत्र होते हैं, ट्राइबल एरिया होते हैं, उनमें भी इसके प्रावधान लागू नहीं होते, क्योंकि उन जनजातियों के खुद के उत्थान के लिए अलग से सरकार प्रावधान करती है। तो उनके लिए अलग से कुछ संस्थाएं वगैरह बना रखी है, तो अलग पढ़ेंगे हम उसमें। 244(1) में क्या कह रखा है? अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान कर रखा है। और 244 में क्या कर रखा है? जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान कर रखा है। इन क्षेत्रों में लागू नहीं हो, यानी कि 243(m) के प्रावधान इन क्षेत्रों में लागू नहीं हो। एक प्रकार से अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद हो गया विद्यार्थी। लेकिन अगर संसद चाहे, हमारे भारत की संसद चाहे, तो इन क्षेत्रों में भी पंचायती राज के जो प्रावधान है उनको लागू करवा सकती है। देखिएगा नोट, लेकिन संसद के द्वारा, लेकिन संसद के द्वारा कानून बनाकर, संसद के द्वारा कानून बनाकर पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को, पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को लागू करवाया जा सकता है। देखो, सामान्यतः पंचायत राज के जो प्रावधान है विद्यार्थी, वो ट्राइबल एरिया और जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इनको लागू करवाया जा सकता है? करवाया जा सकता है, संसद कानून बनाती है। तो जैसे संसद कानून बना दे कि भाई आज के बाद में इस जनजातीय क्षेत्र में जो पंचायत राज के जो नियम बन रखा है, जो कानून बना रखे, वो कानून यहाँ पर भी लागू होंगे विद्यार्थियों। तो ऐसा संसद बनाएगी, और संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं विद्यार्थियों, उनसे संबंधित जो बिल लेकर आती है संसद, उनको हम 3 प्रकार से पारित करवाते हैं: साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति से। तो संसद जो कानून बनाएगी इन क्षेत्रों में लागू करवाने के लिए, उसके लिए कौन सा बहुमत से कानून पारित करना होगा विद्यार्थियों? विशेष प्लस 50% वाला, या विशेष वाला, या साधारण बहुमत? साधारण बहुमत से कानून बनाकर इन क्षेत्रों में लागू करवा सकती है। लिखिएगा, नो फैक्ट में लिख लो, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा ऐसा कानून साधारण बहुमत से बनाया जाएगा। किससे बनाया जाएगा? साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है।
इन आर्टिकलों से पहले पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थियों बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका। जैसे भाग 9 देखा, सॉरी भाग 5 देखा, कितना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, केग, ऐसी संस्थाएं हो जाती है इसमें। आप भाग 6 देखो उठा के, भाग 6 में भी कितने सारे टॉपिक हो जाते हैं। लगभग 12 से 13 टॉपिक आपके 2 भाग करवा देते हैं, और भाग 7 को मैंने मात्र 10 मिनट में करवा दिया। और नहीं पढ़ो तो भी चलेगा ये लोग। भाग 7 पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं ना। क्या पढ़ोगे उसमें, केवल भाग 7 में पढ़ोगे तो समाप्त कर दिया गया। कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया? ये कंडीशन रट्टू विद्या, रटो थोड़ा, याद किया करो, रटा मत करो। लिख लिया आपने यहाँ तक? अब देखो विद्यार्थियों, ये अम, मतलब पंचायत राज संबंधित प्रावधान कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं है, उनका नाम लिख लो आप। देखिएगा, पंचायत राज संबंधी प्रावधान निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ ना, पंचायत राज संबंधी प्रावधान निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं है। मतलब ये सारी जो रामायण आपने लिखी, इसका एग्जाम्पल लिखाना चाह रहा हूं मैं। आप निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं है। जैसे लिखा दूं जैसे करके? चलो मैं पे निकाल लेता हूँ। इंडिया में पाते बता देना आ गया। कहाँ कहाँ पर इसके प्रावधान लागू नहीं है? पहला लिखो विद्यार्थियों, ट्राइबल एरिया है, नागालैंड, गारो खासी जयंतिया, मेघालय और मिजोरम। क्लियर? मणिपुर, पहाड़ियों का नाम क्या है? तो गारो खासी जयंतिया, वो तो मेघालय की 3 पहाड़ियाँ, प्रमुख पहाड़ियाँ विद्यार्थी। वहाँ पे जनजातियाँ भी रहती इसी नाम की, गारो खासी और जयंतिया। क्या लिखा आपने? मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए कानून बनाकर जनजातीय जिला परिषद बना दी गई हो। तो विद्यार्थियों, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जनजातीय परिषदें बना रखी है विद्यार्थियों ना। वो परिषद इनको प्रोटेक्ट करती है, इनका जो पर्वतीय इलाका ना उनमें। भाई पंचायती राज के नियम तो लागू नहीं होते, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ कानून है जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उस जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उनसे अलग ही मतलब उनके लिए संस्था बना रखी, वो संस्था उनको प्रोटेक्ट करती है फिर, या उनसे संबंधित काम करती है। समझ गए? वो लिखो। हाँ, पश्चिम बंगाल देखेंगे आप। पश्चिम बंगाल देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जिस दिन विद्यार्थियों इस क्षेत्र, देखो यहाँ क्या, चाइना, क्या इधर चाइना, चाइना ने नेपाल से सेटिंग कर ली। किससे कर ली? नेपाल से सेटिंग कर ली। और नेपाल आपको पता छोटा सा देश है, कभी भी चाइना इसके ऊपर हथियार वो कर सकता अधिकार। इसके अलावा इधर से अगर भूटान से सेटिंग करके इस वाले को कर लिया, तो ये पूरा क्षेत्र है ना, चाइना खा जाएगा किसी दिन। लगता है आपको? नहीं लगता? अरे भाई, जब भारत का पूरा मुख्य जो भारत है उसका संबंध ही तोड़ देगा इधर से, स्थल मार्ग से तो जा ही नहीं सकते हो। लेकिन और भी तो मार्ग है विद्यार्थी, इधर से जाएंगे, ऊपर से आ जाएंगे, हवाई। तो इसलिए तीनों प्रकार की सेनाएं होना जरूरी है भारत के पास, तीनों सेनाएं मजबूत होना जरूरी है कि नहीं बताओ? आप केवल थल सेना के भरोसे रहे हो, क्या लेके जाओगे इधर से बताओ? यहाँ तो इनकी सेना टुकड़ी आ जाएगी पूरी चाइना की, फिर कैसे जाओगे आगे आप? और इतने में तो पूरा को सपाट कर देंगे, कब्जा कर लेंगे अपने ऊपर। पानी से भी फिर बीच में आ जाता है अपना मित्र देश। ये भी गड़बड़ कर रहा है ना आजकल।
और ये दोस्ती देखो यहाँ से बढ़ाएगा, यूं ऐसे दोस्ती बढ़ाएगा। और सुनना मेरी बात, चाइना इधर आ चुका है, ध्यान रखना, हिंद महासागर में आ चुका है। हिंद महासागर में श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है ना, ये श्रीलंका दिख रहा है आपको, यहाँ तक आ चुका चाइना, इन क्षेत्रों में आ चुका है, इधर भी आ चुका है। भारत को यहाँ से घेर रखा, देख लो आप। और इधर इस चाइना का दोस्त, अब बताओ, से हम कहते हैं इन हिंदू भाई भाई। देखो अभी तो पश्चिम बंगाल का, या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले, या दार्जिलिंग क्षेत्र लिख सकते हो आप। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला आर्टिकल आ जाए। होते इतना ही, चलो आज के लिए इसमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल चर्चा करेंगे।